नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया आपका एक बार फिर एस ट्विटर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूनेस्को पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का परिचय नामक जो फर्स्ट टॉपिक था वो भी पढ़ लिया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है तथा उसमें किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, पुस्तकालयों के प्रकार, हिंदी में पुस्तकालयों के प्रकार। दोस्तों, लाइब्रेरी तीन प्रकार की होती है दोस्तों। एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, दोस्तों दूसरी होती है पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों, तीसरी लाइब्रेरी होती है दोस्तों, वो होती है स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, देखो पहली होती है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तथा तीसरी स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय। दोस्तों, जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है वो तीन प्रकार की होती है। स्कूल पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय। स्कूल मतलब स्कूल पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। दूसरा महाविद्यालय कॉलेज पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी। तीसरी होती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। जो पहला प्रकार होता है वो होता है दोस्तों स्कूल लाइब्रेरी। जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है कॉलेज लाइब्रेरी। जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार तीन पुस्तकालय होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं हम इस एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों, शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, इसके उद्देश्य देखते हैं। या पहले शैक्षणिक पुस्तकालय में जो प्रथम प्रकार है स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसका जो पहला उद्देश्य वो होता है छात्रों और शिक्षकों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। शिक्षकों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना। जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व में सुधार करना। के व्यक्तित्व में सुधार करना। जो इसका तीसरा उद्देश्य है दोस्तों वो है
रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना, रीडिंग हैबिट बढ़ाना, स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट बढ़ाना। बढ़ाना। ये स्कूल लाइब्रेरी के उद्देश्य हैं 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, स्कूल लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय समिति होगी, लाइब्रेरी कमेटी होगी। क्या होगी? लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, लाइब्रेरी कमेटी में 2 व्यक्ति प्रमुख होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, अध्यक्ष। एक होता है दोस्तों सेक्रेटरी, सचिव। सेक्रेटरी, सचिव। ठीक है दोस्तों, जो सचिव होगा वो तो होगा दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन। और जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो होगा प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी कमेटी बनेगी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर एक, जो उसका अध्यक्ष होगा वो तो कौन होगा? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल होगा दोस्तों। और सचिव कौन होगा? सचिव होगा पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों हम। देखो दोस्तों क्या होता है 1986 में, 1986 में सॉरी 1986 में स्कूल पुस्तकालय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। स्कूल पुस्तकालय पे, स्कूल पुस्तकालय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक है, 1986 में स्कूल पुस्तकालय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, तो इसके अंदर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो उन सुझावों के बारे में पढ़ना है हमारे को दोस्तों। तो इसके अंदर जो पहला सुझाव था वो देखते हैं। जो उसका पहला सुझाव था वो था जूनियर हाई स्कूल के लिए, जूनियर हाई स्कूल के लिए। तो इसका पहला सुझाव था जूनियर हाई स्कूल के लिए था। तो इसके अंदर एक लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट का होना ज़रूरी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका पहला सुझाव था जूनियर हाई स्कूल के लिए। तो जूनियर हाई स्कूल में एक लाइब्रेरियन और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट का होना ज़रूरी है, अर्थात एक पुस्तकालय अध्यक्ष और एक अनुचर। पुस्तकालय अध्यक्ष और एक अनुचर का होना आवश्यक है जूनियर हाई स्कूल के लिए दोस्तों। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सेकेंडरी स्कूल के लिए। सेकेंडरी स्कूल के लिए दोस्तों एक लाइब्रेरियन, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक पुस्तकालय अध्यक्ष
एक उप पुस्तकालय अध्यक्ष, और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट, मतलब एक अनुचर, लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल के लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक उप पुस्तकालय अध्यक्ष तथा एक अनुचर का होना आवश्यक है दोस्तों। हम आगे चलते हैं और क्या प्रावधान बताए थे इस संगोष्ठी के अंतर्गत। तो सीनियर स्कूल के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, और एक अनुचर। ठीक है दोस्तों, एक ये एक संख्या है दोस्तों, एक व्यक्ति का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यह जो प्रावधान बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी 1986 में स्कूल पुस्तकालय के ऊपर, उसके अंतर्गत ये सुझाव प्रस्तुत किए गए थे दोस्तों। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं महाविद्यालय पुस्तकालय की दोस्तों। महाविद्यालय पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है अध्यापन कार्य में सहयोग करना, अध्यापन कार्य में सहयोग करना दोस्तों। देखो दोस्तों, जिस प्रकार स्कूल विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय समिति रहती है, उसी प्रकार महाविद्यालय पुस्तकालय में भी पुस्तकालय समिति का गठन किया जाता है। तो पुस्तकालय समिति देखते हैं हम। पुस्तकालय समिति, देखो दोस्तों, पुस्तकालय समिति का जो अध्यक्ष रहता है वो रहता है दोस्तों प्रधानाचार्य। ठीक है दोस्तों, और जो सचिव रहता है वो रहता है पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन। ठीक है दोस्तों, तो इसको माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन का। तो आगे चर्चा करते हैं हम दोस्तों। विश्वविद्यालय पुस्तकालय,
देखो दोस्तों, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो रहता है शोध को बढ़ावा देना। शोध को बढ़ावा देना, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें भी जिस प्रकार विद्यालय पुस्तकालय में और महाविद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकालय समिति का गठन किया जाता है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय पुस्तकालय में भी पुस्तकालय समिति का गठन किया जाता है। तो पुस्तकालय समिति देखते हैं। पुस्तकालय समिति दोस्तों, जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय रहता है उसकी पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष रहेगा और एक सेक्रेटरी मतलब सचिव रहेगा। जो अध्यक्ष रहता है वो रहता है कुलपति। जो अध्यक्ष रहता है दोस्तों वो कौन रहता है? वो रहता है कुलपति। जो विश्वविद्यालय का कुलपति रहेगा वो ही विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष होगा। और सचिव रहता है पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन। ठीक है दोस्तों, यह विश्वविद्यालय पुस्तकालय की पुस्तकालय समिति का सचिव कुलपति रहता है और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कुलपति रहता है और सचिव लाइब्रेरियन रहता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके अंतर्गत जो वित्त की व्यवस्था रहती है वो पुस्तकालय में कहाँ से आती है। वित्त के स्रोत। देखो, एक यूजीसी से प्राप्त होता है अनुदान, यूजीसी से प्राप्त अनुदान। देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है देश की। तो उससे प्राप्त होने वाला अनुदान पुस्तकालय में हम यूज कर सकते हैं, अर्थात वित्त यूजीसी से प्राप्त होता है। और दूसरा राज्य सरकार से, राज्य सरकार से। ठीक है दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरी मतलब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों पे काफ़ी सारी समिति आई। उन समिति का भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा कि किस समिति ने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। तो इसमें हम आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय के ऊपर 2-4 कथन कहे गए हैं, कोटेशंस हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं। तो एक कोटेशन से, कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा उसका पुस्तकालय होगा। कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा उसका पुस्तकालय होगा। ये जो कथन है ये एच.बी. हचिंग द्वारा कहा गया है, याद रखना दोस्तों, एच.बी. हचिंग। ठीक है दोस्तों, एच.बी. हचिंग हिंदी में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, एक है विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है।
विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है। ये बात कही थी दो व्यक्तियों ने। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे व्यक्ति थे सी.डी. देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो इसके दोनों आंसर ही सही हैं, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.डी. देशमुख दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी की। दोस्तों एकेडमिक लाइब्रेरी में तीनों लाइब्रेरी हो चुकी है, इसके बाद में पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, जनता के लिए निःशुल्क खोले जाने वाला पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। जनता के लिए निःशुल्क खोले जाने वाला पुस्तकालय, जनता के लिए निःशुल्क खोला जाने वाला पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य होता है सूचना का संग्रहण करना, मतलब जितनी भी अपने ऐतिहासिक सूचनाएं हों उनका संग्रहण करना तथा उनकी उपलब्धता जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराना। सूचना का संग्रहण करना या एक देश की समस्त सूचना का संग्रहण करना। एक देश की समस्त सूचना का संग्रहण करना, समस्त सूचना का संग्रहण करना तथा वह सूचना जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, ये सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य रहता है दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ी संस्था है कार्य करने वाली यूनेस्को, और यूनेस्को के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी की है। यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किए हैं दोस्तों। याद रखना, पहला मैनिफेस्टो 1949, फिर 1972 और फिर 1994 में जारी किया गया था। तो दोस्तों, यूनेस्को ने 3 पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किए हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। प्रमुख पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया की प्रमुख पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, देखो इंडिया की पहली लाइब्रेरी देखते हैं, दिल्ली की दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी।
ठीक है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना यूनेस्को और भारत सरकार ने मिलकर की थी। यूनेस्को स्थापना यूनेस्को और भारत सरकार ने मिलकर की। भारत सरकार ने मिलकर की थी दोस्तों, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसकी स्थापना 1951 में की गई। इसका उद्घाटन देखते हैं दोस्तों हम। इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 1951 को, 27 अक्टूबर 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। नेहरू द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, ये पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी। दूसरी लाइब्रेरी देखते हैं, कोन्नीमोरा पब्लिक लाइब्रेरी। कोन्नीमोरा पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना हुई 1890 और कई जगह मिलता है 1896। तो दोनों ही सन सही है इसके, 1890 और 96 दोनों ही ठीक है। इसकी स्थापना हुई, ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में दोस्तों, याद रखना। तीसरी लाइब्रेरी पढ़ते हैं, रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। देखो, रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी दो है, एक है मुंबई के अंदर दोस्तों और एक पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी 1784 में दोस्तों। 1784 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1784 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके बाद में देखो, तीसरी लाइब्रेरी देखते हैं हम, रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई। देखो दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1804 के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? 1804 में। और इसकी स्थापना करता है एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है मैकिन्टोश, सर मैकिन्टोश। मैकिन्टोश। मैकिन्टोश नामक व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई की स्थापना की जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी एक पब्लिक लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1948 में दोस्तों। कब होती है इसकी स्थापना दोस्तों? 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार देखेंगे हम इसकी स्थापना में। देखो, हल्का सा थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं। एक क्या होता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1835 में।
कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1835 में। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, 1891 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हो जाती है। अठारह सौ 91 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हो जाती है। अब 1902 के आसपास क्या होता है दोस्तों, जो भारत का तत्कालिक वायसराय गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की रुचि उत्पन्न होती है पब्लिक लाइब्रेरी में, और वो क्या करता है, इन दोनों लाइब्रेरी को मर्ज कर देता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इन दोनों लाइब्रेरी को मिला देता है, और नई लाइब्रेरी का नाम क्या रहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी। नई लाइब्रेरी का नाम क्या रहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी। मर्ज कर देता है और इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित करता है। ठीक है, कौन करता है, लॉर्ड कर्जन दोस्तों, याद रखना, लॉर्ड कर्जन दोस्तों। लॉर्ड कर्जन दोनों को मर्ज कर देता है, नई लाइब्रेरी का नाम रखता है इंपीरियल लाइब्रेरी, और इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जो 1891 में स्थापित हुई थी इंपीरियल लाइब्रेरी, तो उसके इंपीरियल लाइब्रेरी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के संग्रह अर्थात बुक कलेक्शन को मिला दिया जाता है, तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी नाम रहेगा जो नई लाइब्रेरी शुरू होगी। अब आगे क्या होता है दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी का, और इसका नाम क्या कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गई, 4 महानगरों की 4 प्रमुख लाइब्रेरी हो गई दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अन्य प्रमुख लाइब्रेरियों की। देखो, एक टीएस पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, टीएस पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, ये चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों, याद रखना। एक है मोतीलाल नेहरू पब्लिक लाइब्रेरी, मोतीलाल नेहरू पब्लिक लाइब्रेरी, याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी दोस्तों, ये लाइब्रेरी पटना में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1891 में दोस्तों, याद रखना, इसकी स्थापना 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा की गई थी। बहादुर खुदाबख्श द्वारा की गई थी, खुदाबख्श द्वारा की गई थी। लेकिन एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना होती है 1969 में दोस्तों। एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना परिस्थापना 1969 में होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक है सरस्वती महल लाइब्रेरी दोस्तों। सरस्वती महल लाइब्रेरी दोस्तों, देखो ये तंजौर में स्थित है दोस्तों, और ये भारत की नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये भारत की नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, मतलब राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय, राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पांडुलिपि पुस्तकालय कौन सा है भारत का, तो इसका आंसर था सरस्वती महल पुस्तकालय। दोस्तों ये क्वेश्चन NVS नवोदय विद्यालय संस्थान का पेपर हुआ था 2019 में, 3 या 5 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पुट किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या RPSC सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के हिसाब से हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सरस्वती महल लाइब्रेरी। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था खुदा बुक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो यह लाइब्रेरी भी पांडुलिपियों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, याद रखना ये भी पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों रामपुर रजा पुस्तकालय। रामपुर रजा पुस्तकालय दोस्तों स्थापना होती है 1774 में दोस्तों, स्थापना हुई 1774 में, फैजाउल्ला खां द्वारा स्थापना की गई, याद रखना दोस्तों, फैजाउल्ला खां द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके बाद में 2-4 लाइब्रेरी और देखते हैं। श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय, एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी श्रीमती, ये बीच में थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय, हंसा मेहता पुस्तकालय। दोस्तों याद रखना ये पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, ये है विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका, इसलिए मेरे को याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ का? बड़ौदा का। कहाँ का दोस्तों? बड़ौदा का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने पब्लिक लाइब्रेरी लगभग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।